चलो भाई। तो टॉपिक का नाम देख लिया तुमने, कौन? एंगल। ठीक है। तो लिखना किसी को कुछ नहीं, बस समझते चलो। बाकी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। अब ध्यान दो। कोण यानी कि एंगल, दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने पर, यानी कि दो सरल रेखा, एक तो सरल रेखा हमारे पास बीसी है और एक सरल रेखा हमारे पास एबी है। कह रहा कि एक बिंदु पर मिल जाने पर, है ना, कि एक बिंदु पर मिल जाने पर कोण बनता है। चित्र में ए बी व बी सी के मिलान बिंदु बी पर अंतरित कोण थीटा कोण कहलाता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोण क्या है, समझ रहे बात को? कोण क्या है, एंगल क्या है। तो दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से जो एंगल, जो कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चला गया। कोणों के प्रकार। अब कोणों के प्रकार, तीन प्रकार के कोण हुए: न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है ना, और भी है। तो यहाँ पे कोणों के प्रकार की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होगा जो 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा हो, है ना। ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, तो इस थीटा का जो मान होगा, थीटा की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटी होगी। ठीक है ना। तो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है न्यून कोण के बारे में कि 90 डिग्री से कम के कोण और न्यून कोण एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। यानी कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कौन कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि यहाँ 0 डिग्री से बड़ा है कौन? एओबी। तो एओबी जो कोण होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? न्यून यानी कि न्यून का मतलब कम होता है ना, तो 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं समकोण की, तो 90 डिग्री का कोण समकोण यानी कि राइट एंगल कहलाता है। ठीक है। तो समकोण का मतलब जहां पे 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो वहां पे क्या होगा? वो समकोण यानी कि राइट एंगल कहलाता है। ये सबको पता होगा तुम्हें। ठीक है ना। तो एओबी क्या होगा यहाँ पे? 90 डिग्री, यानी कि एक सरल रेखा ये और एक सरल रेखा एओ, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, चले भाई आगे। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जैसे कि 98 है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अगर ये थीटा है, तो थीटा का जो मान होगा वो हमेशा किससे ज्यादा होगा? 180 से तो कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि अधिक कोण वो कोण कहलाता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो 98 जो है 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण होगा, और 180 से कम है तो अधिक कोण होगा। 130 भी 90 से ज्यादा है, अधिक कोण होगा, 180 से कम है। 145 180 और 90 के बीच का है, 90 और 180 के बीच का, 90 और 180 के बीच के, तो सारे के सारे कोण क्या है? ये अधिक कोण है। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा एओबी है ना, एओबी 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो यहाँ बीचों बीच बनेगा ना, तो ये बनेगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा है एओबी और 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। सरल कोण समझिए। सरल कोण का मतलब एक सरल रेखा। ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण सरल कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है ना। तो एक सरल कोण में दो समकोण होते हैं, क्योंकि 180 का बनता है 90 90 कितना होगा? 180। तो एक सरल कोण में कितने कोण होंगे? दो समकोण होंगे। एक सरल कोण बराबर होगा दो समकोण के। तो एओबी जो एंगल होगा ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितने का हो गया? 180 का, 180 का हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एंगल एओबी यहाँ लिखा हुआ है कि 180 डिग्री का है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो एक बार। कोई डाउट हो किसी पॉइंट में तो बताओ मुझे। समझ में आ रही बात यहाँ तक? चला गया? ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। वृहत कोण यानी कि 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम। तो ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 से तो ज्यादा होगी।
और 360 से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम वृत्त कोण बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो 180 से अधिक और 360 से कम के कोण वृत्त या प्रत्यावर्ती कोण भी कहलाते हैं। कई बार हिंदी में वृत्त की जगह ये वाला नाम भी आ जाता है कि प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती या रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जैसे 185 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। 190 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। 280 180 और 360 के बीच का है। 355 180 और 360 के बीच का है, तो इसका मतलब ये वृत्त कोण होंगे। ठीक है ना, तो कोण वृत्त कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 से ज्यादा है कौन सा, एओबी। तो एओबी ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, क्योंकि पूरा 360 का मतलब है पूरा एक चक्कर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो 360 से क्या है, कम है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक, तो अगला आया हमारा पूर्ण कोण, यानी कि तो 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर घूम जाए, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण, है ना। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे कि एओ एक सरल रेखा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये 360 घूम गया। बात समझ में? पूरा एक चक्कर पूरा हो गया, और पूरा एक चक्कर पूरा हो गया तो इसका मतलब पूरा कोण बन गया, पूरा पूर्ण कोण बन गया 360 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, तो न्यून कोण समझ में आया? न्यून कोण का मतलब जो 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। समकोण का मतलब जहां एक कोण 90 डिग्री का हो। फिर उसके बाद हमने अधिक कोण पढ़ा, 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो। उसके बाद हमने वृत्त कोण पढ़ा, जो 180 से ज्यादा 360 से कम हो। क्लियर होगी बात? पूर्ण कोण पढ़ा जो पूरा का पूरा 360 यानी कि पूरा एक चक्कर हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा न्यून कोण नहीं है? तुमसे पूछ लिया न्यून कोण कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? 95। तो ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो ये तीनों तो न्यून कोण है। ये 90 से बड़ा हो गया, तो कौन सा कोण है ये तो अधिक कोण हो गया। 90 से बड़ा और 180 यानी कि 90 180 के बीच का होगा तो अधिक कोण। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा न्यून कोण नहीं है, तो आंसर होगा चौथा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद आ रही हो तो पेन चुपाओ जाइए एक दूसरे के, नींद आओगे तो उतर देगी, है ना। चलो ध्यान दो, एक वृत्त कोण के लंबार्धक से, लंबार्धक यानी कि लंबार्धक का मतलब है समद्विभाजक, है ना, यानी कि लंब भी है और अर्धक भी करना, आधा भी करना है उसका। ठीक है ना, तो वृत्त कोण वैसे तो 180 और 360 के बीच का होगा, तो यानी कि वृत्त कोण के लंबार्धक से कौन सा कोण बनता है? तो कोई भी वृत्त कोण लो तुम, 180 भाई मिनिमम तो 180 ले लो, मिनिमम 180 हो सकता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि 180 और 360 के बीच की बात चल रही है ना। तो हमने मिनिमम कितना ले लिया, 180 ले लिया। ठीक है ना, तो इसका अगर मैं लंबार्धक, क्योंकि 90 डिग्री पे काटना है, तो 90 90 के कटेंगे ना, 90 90 के में बटेगा। ठीक है ना, तो लंबार्धक में कौन सा कोण होगा? तो न्यून कोण तो ये है नहीं, न्यून कोण नहीं है, अधिक कोण नहीं है, समकोण बनेंगे। तो आंसर क्या होगा? और वैसे भी लिखा हुआ था कि एक उसमें वृत्त कोण में दो समकोण होते हैं। बात समझ में आई? तो दो समकोण है 90 90 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कौन होगा? बताओ कौन सा होगा? 2013 यूपी टेट में पूछा गया है, तुम बताओ। चलो बताओ जल्दी, फिर मैं बताऊंगा। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कौन होगा? भाई घड़ी वड़ी सब पे देखना है ना, देखते हैं अभी। चलो पहले ऑप्शन वाले हाथ खड़े कर लो, जो पहले ऑप्शन बता रहे हैं। हम्म, दूसरा ऑप्शन, दूसरा कोई नहीं है दूसरे पे भी। तीसरे पे, तीसरे पे कोई नहीं है। चौथे पे है, चौथे पे हो तुम, सब चौथे पे हो। चलो ठीक है भाई, सब चौथे पे हो, सब के सब बिल्कुल गलत हो गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे भाई, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई, घंटे की सुई की बात चल रही क्या? घंटे की सुई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि घंटे वाली सुई फिलहाल 12 पे है,
घंटे वाली सुई फिलहाल 12 पे है, घंटे वाली सुई है। वापस घूमकर 12 पे कितने कितना डिग्री घूम जाएगी? 360। यानी कि फिलहाल दोपहर के अगर 12 बजे हुए तो रात के 12 बजने में पूरा 360 घूमेगी। और 360 घूमने में कितने घंटे चली घंटे की सुई? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कुल कितने घंटे चली? 12 घंटे चली ना, 12 घंटे चली ना। पूरा एक चक्कर भी पूरा हो गया क्या? पूरा एक चक्कर भी पूरा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि घंटे की जो सुई है ना, वो पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। बोलो, घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। बोलो बात सही है क्या? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात? तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी कि नहीं? यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। एक घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। एक घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। तो यानी कि 60 मिनट बोल लो या एक घंटा बोल लो, बात तो एक ही है कि भाई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। लेकिन हमें 60 मिनट का नहीं बताना, हमें बताना कितने मिनट का? 30 मिनट का। तो 60 का आधा कितना? 30 मिनट। 60 का आधा कितना? 30 मिनट। तो 30 का आधा कितना? 15 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया? 15 डिग्री। तो मैंने कब मना करी थी? है कि नहीं? तो 15 डिग्री। तो आंसर कितना? 15 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ गए क्या? क्योंकि किसी भी घंटे में ना, ध्यान दो, किसी किसी भी घंटे में तीन तरह की सुइयां होती है। एक तो होती है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई सबसे बड़ी सुई होती है। फिर उसके बाद होती है मिनट वाली सुई। फिर उसके बाद होती है घंटे वाली सुई। ये सबसे छोटी होती है घंटे वाली सुई। सेकंड की सुई सबसे बड़ी होती है। फिर उसके बाद मिनट वाली सुई बड़ी होती है। फिर उसके बाद घंटे वाली सुई। ठीक है ना? तो घंटे वाली सुई तो पूरे 12 घंटे लेगी भाई 360 डिग्री घूमने में। पूरे 12 घंटे लेगी 360 डिग्री घूमने में। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। बात समझ में आई? अगर मैं मिनट वाली सुई की बात कर दूं तो पूरे 60 मिनट में घूम जाएगी। मिनट वाली सुई पूरे 60 मिनट में घूम जाएगी 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? 360 डिग्री 60 मिनट में। अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं तो सेकंड वाली सुई जो है पूरा 360 डिग्री कितने सेकंड में घूम जाएगी? 60 सेकंड में। यानी कि 1 मिनट में घूम जाएगी। 60 सेकंड में घूम जाएगी। तो यहाँ से सारे रिजल्ट निकल जाएंगे जो भी चाहिएगा। बात समझ में आई? तो बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं पूरा 360 डिग्री घूमने में, जबकि मिनट वाली सुई को 60 मिनट लगेंगे पूरा 360 डिग्री घूमने में। और सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड लगेंगे, यानी कि 1 मिनट लगेगी 360 डिग्री घूमने में। ठीक है? तो हमने यहाँ पे देख लिया कि घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है ना? 30 मिनट का बताना है तो एक घंटे में 30 डिग्री। तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री। तो इसका हाफ कर दो 30, इसका भी हाफ कर दो 15। तो 30 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी। आगे समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नहीं है तो चलो बताओ। यहाँ से कर रहे शुरू। दो कोणों के बीच का संबंध। ठीक है ना? दो कोणों के बीच का संबंध, कि दो कोण के बीच में संबंध क्या क्या हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले तुमने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो कोण है, एक कोणीय एक कोणीय। इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना? यानी कि दोनों का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अगर दो कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री एंगल की यानी कि संपूरक कोण की, तो वहां पर भी दो कोण होगा लेकिन दोनों कोणों का योगफल 180 बनेगा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब वो कहलाएगा संपूरक कोण। तो समझिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब कुछ कि पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है? जैसे 60 का पूरक कोण 30। देखो 60 और 30 90 बैठ रहा गया। दोनों कोणों का योगफल हमेशा कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्लियर होगी बात? 60 का पूरक 30 होगा या फिर 30 का पूरक 60 होगा। कोई दिक्कत? 45 का पूरक 45 ही होगा क्योंकि दोनों का योगफल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इस 45 का पूरक 45, इस 45 का पूरक 45। मैं तुमसे पूछ लूं बताओ 70 का पूरक क्या होगा? 20 होगा क्योंकि 90 करना ना। और 20 का पूरक क्या होगा? 70। दोनों का योगफल 90 बैठना चाहिए। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है? 40 का पूरक
50 और 50 का 40। अब बताओ समझ में आ गए सबके कि पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं संपूरक कोण की, तो जिन दो कोणों का योगफल 180 हो, जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है, तो उनको एक दूसरे का संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। बात समझ में आ रही, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। जैसे 100 का मुझे संपूरक निकालना, तो 80 होगा, दोनों का योगफल 80 बनेगा, 180 बनेगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोल दूं तुम्हें 30 का, बताओ मुझे 30 का संपूरक क्या होगा, 150। 150 का संपूरक 30 होगा। बात समझ में आ रही। मैं 60 का पूछ लूं तुमसे, 60 का पूरक क्या होगा, संपूरक क्या होगा, 120 होगा ना भाई। 60 प्लस 120 कितना हो गया, 180। यानी कि दोनों का योगफल क्या बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। तो पूरक और संपूरक में कोई डाउट तो नहीं किसी को, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण यानी कि सम्मुख कोण, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हम कह सकते हैं इसको। क्लियर होगी बात, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये देखो आमने सामने के कोण ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। आमने सामने कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण होंगे जब दो और सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो लिखा हुआ है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। बात एक ही है, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और ये हमेशा समान होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको नाम 2 दे दूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो जैसे चित्र में एंगल AED, तो एंगल AED कौन सा हो गया, ये वाला AED यानी कि 3 वाला, और BEC तो BEC यानी कि 4 वाला। तो ये शीर्षाभिमुख कोण तथा BED, ये कौन सा BED और AEC शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बता दी कि एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। शीर्षाभिमुख, कोई समस्या, चले भाई आगे। चलो आसन कोण समझ लो। आसन कोण का मतलब क्या होगा, आसन कोण यानी कि एडजेसेंट है ना एंगल्स। देखो दो ऐसे कोण जिनमें एक ही शीर्ष कोण हो, एक ही शीर्ष कोण हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, है ना। तो दो ऐसे कोण यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ये पूरा का पूरा, लेकिन 180 नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 180 हो तो रेखीय कोण बन जाएगा। बात समझ में आ रही, तो 180 से कम ही रहेगा दोनों का योगफल यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, दो ऐसे कोण जिनमें एक ही शीर्ष कोण हो, तो शीर्ष कोण ये रहा, एक ही शीर्ष हो, है ना, एक ही शीर्ष कोण हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो भुजा कौन सी है, ये पीबी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आसन कोण यानी कि एडजेसेंट कहलाते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट है, पास वाले एंगल है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उपरोक्त चित्र में APB तथा PBC, कौन सा BPC ना, BPC आसन कोण कहलाते हैं। तो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है, यानी कि एडजेसेंट है, बराबर वाले कोण है। बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कोणों की योगफल की बात करूं कि दोनों का योगफल क्या होगा, तो कुछ नहीं कह सकते हम कितना योगफल होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही रेखा पर तो नहीं बनाना है कोण, ये तो यहाँ तक ही सिमट गया ना यहाँ पे। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। आसन कोण का मतलब है दो बराबर वाले कोण, बस इतनी बात याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, रेखीय युग्म। यदि देखो रेखीय युग्म क्या होगा, यदि दो आसन कोणों की मापों का योग 180 हो, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आसन कोण पढ़ा 1 और 2, इनका योगफल 180 तो नहीं हुआ, इनका योगफल 180 तो नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक आसन कोण है, ये भी एक आसन कोण है, ये एंगल एक है, ये एंगल दो है, मैंने मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने एंगल एक और एंगल दो किया, लेकिन इन दोनों का योगफल 180 नहीं हो पाया, ठीक है। और इधर क्या हुआ, ये भी दो आसन कोण है, एंगल एक एंगल दो, दोनों के दोनों आसन कोण है, लेकिन इन दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। तो ये आसन कोणों का योगफल 180 हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यदि दो आसन कोणों की मापों का योग 180 हो तो रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। बात समझ में आ रही, आसन कोण और रेखीय युग्म में समझ में आया, लीनियर पेयर कहलाता है। इनकी दो भुजाएं विपरीत किरण होती है, दो भुजाएं क्या होगी, ये विपरीत किरण होती है। चित्र में एंगल एओबी, ए ओ बी कौन सा, ए ओ बी, ये वाला पूरा सरल रेखा ए ओ बी, और बी ओ सी कौन सा, बी ओ सी, एक रेखीय युग्म है, एक रेखीय युग्म है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो रेखीय युग्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जब भी दो आसन कोणों का योगफल 180 हो जाएगा तो वहां पे पेयर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ो। तिर्यक रेखाएं, एकांतर कोण एवं संगत कोण, ठीक है। अब इसको समझ लो एक बार। देखो भाई, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको मैं नाम दे देते हैं ए बी, ए और बी, ए और बी, ए बी, और इसको सी और डी है ना, ये सी और डी। तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। इसको भी नाम दे दो कि ये एक तिर्यक रेखा है एल और एम, ये एक तिर्यक रेखा है एल और एम, ठीक है ना, स्लैंट लाइन। क्लियर होगी बात। अब यहां पर देखना तुम, तो अगर मैं इसका नाम दूं एक, और इसको नाम दूं दो, इसको नाम दूं तीन, और इसको नाम दूं चार, इसको नाम दूं मैं पांच, इसको नाम दूं मैं छह, इसको नाम दूं मैं सात, और इसको नाम दूं मैं आठ, ठीक है ना। तो यहां पे जो कोण होगा हमारा, सबसे पहले वाला जो कोण होगा, ध्यान दो, इसे मैं हटा ही दूं अभी थोड़ी देर के लिए। अभी समझ लो पहले, फिर बाद में दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, तो सबसे पहला जो कोण होगा हमारा वो होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, कौन सा, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको हम बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण, ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम संगत कोण। अब ध्यान दो, संगत कोण कौन सा होगा, तो दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, तो सी डी जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन से ऊपर का कोण यानी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ और लाइन से ऊपर, तिर्यक रेखा के एक तरफ और लाइन से ऊपर, तो तुम्हें दिखाई दे रहा कि एंगल एक और एंगल पांच कुछ इसी तरह का है, ठीक है ना, कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण है और लाइन से ऊपर का कोण है। क्लियर होगी बात, लाइन से ऊपर का कोण है, तो यानी कि एंगल एक और एंगल जो पांच होगा, ये हमारा कौन सा कोण होगा, एंगल एक और एंगल पांच कौन सा कोण होगा, संगत कोण होगा, कौन सा, संगत कोण। ठीक उसी प्रकार एंगल दो और एंगल छह, एंगल दो और एंगल छह, ये भी कैसा कोण होगा हमारा, संगत कोण होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ का कोण है और लाइन से ऊपर का है, लाइन से ऊपर का है, तो यानी कि एंगल दो और एंगल छह भी हमारा कैसा होगा, संगत कोण होगा, ठीक है, संगत कोण होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एंगल छह। तो एंगल एक बराबर एंगल पांच के, एंगल दो बराबर एंगल छह के, ठीक है।
अब ध्यान दो, ये तो हो गया हमारे लाइन से ऊपर वाले, लाइन से ऊपर वाले, यहाँ भी लाइन से ऊपर वाले, यहाँ भी लाइन से ऊपर वाले। अब मैं बात करूँ लाइन से नीचे वाले तिर्यक रेखा के एक तरफ, तो ये 4 दिखाई दे रहा तुम्हें, 4, और ये 7 दिखाई दे रहा, तो ये लाइन से नीचा है, ये भी लाइन से नीचे है, तिर्यक रेखा के एक तरफ है, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 7 भी क्या होगा, संगत कोण होगा। बात समझ में आ रही, एंगल 4 एंगल 7 भी क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक इसी तरीके से एंगल 3 लाइन से नीचे का है, एंगल 8 भी हमारा संगत कोण है। एंगल 3 और एंगल 8 भी कौन सा कोण है भाई, संगत कोण है। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक, बोलो। ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे कि कौन सा संगत कोण है, ये सारे के सारे 4 के 4 कोण संगत कोण है। बात समझ में आई। तो एक तरफ लिया पहले, तो एक तिर्यक रेखा के इस तरफ लाइन से ऊपर वाले ले लिए, फिर लाइन से नीचे वाले, फिर तिर्यक रेखा के इस तरफ लाइन से ऊपर वाले, लाइन से नीचे वाले, ये सारे कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे नंबर पे ध्यान दो, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा यहाँ पे एकांतर कोण, क्या लिख दिया, एकांतर कोण, ये लिख दिया मैंने एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान दो अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, देखो ये भी 2 प्रकार के होंगे अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 दिखाई दे रहा, एंगल 5 दिखाई दे रहा, समांतर रेखा के अंदर 3 और 5, तिर्यक रेखा के एक तरफ और तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, समझ रहे बात को, तिर्यक रेखा के एक तरफ और तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आई। तो ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड में है, ये तिर्यक रेखा के राइट हैंड में है, ठीक है, और समांतर रेखाओं के अंदर है। तो 3 और 5 ये दोनों एक दूसरे के एकांतर होंगे। ठीक इसी तरीके से 4 और 6 एक दूसरे के एकांतर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यानी कि अंतः एकांतर कोण है। कौन से, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। यहां तक बताओ समझ में आई क्या, अंतः एकांतर कोण, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इनकी, ध्यान दो, एंगल 1 दिखाई दे रहा, एंगल 8 दिखाई दे रहा, तो एंगल 1 और एंगल 8 तिर्यक रेखा के राइट हैंड में, तिर्यक रेखा के लेफ्ट हैंड में, बाहर की तरफ 1 और 8। ठीक इसी तरीके से 2 और 7, एंगल 2 और 7 ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, लेकिन बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आई, ठीक है। तो एक एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 8 के, और एंगल 2 बराबर किसके हैं, एंगल 7 के। तो ये कौन सा कोण हो गए, बाह्य, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहां तक चीज समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब आगे बढ़ो, इसके बाद हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे देख लो यहाँ पे एक बार फिर से। तो भाई ये जो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, है ना, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ये चीज हमने पढ़ ली अभी अभी, ठीक है। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक बात बताओ तुम मुझे, ये बताओ, अगर मैं बात करूं एंगल 1 और एंगल 4 के योगफल की, एंगल 1 और एंगल 4 के योगफल की, तो दोनों के दोनों 2 आसन कोण है क्या, 2 आसन कोण है क्या, और दोनों का योगफल 180 हो जाएगा क्या, क्योंकि जब 2 आसन कोणों का योगफल 180 होता है तो रेखीय युग्म बन जाता है। बात समझ में आई। और वैसे भी हमें पता है कि एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। पर मुझे ये पता है कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, 5 के। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है कि नहीं है, क्यों, क्यों, संगत कोण है ना ये,
एंगल एक एंगल 5 के बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। तो क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 5 लिख दूं? तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180। तो इसका मतलब मुझे ये बात पता लगी कि अगर तिर्यक रेखा के एक तरफ समांतर रेखाओं के बीच के जो कोणों का योगफल होगा हमेशा वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 का योगफल क्या होगा? हमेशा 180 होगा। एंगल 3 और एंगल 6 का योगफल हमेशा क्या होगा? 180 होगा, 180 होगा। बात समझ में आई? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के बीच जो बने कोण होंगे उनका योगफल हमेशा क्या होता है? 180 होता है। याद रखोगे इस बात को? कोई डाउट तो नहीं? तो जितनी भी बात मैंने अभी पढ़ाई यही चीज उसमें लिख रही थी जो मैंने अभी उधर हटाया। ठीक है, ये बताओ ये सब कुछ समझ में आ गया कि तुम्हारे? अब मैं तुम्हें दिखा दूं। दिखने का नहीं भाई, रफ कर दूं फिर? चलो मैं रफ कर दूं से पहले। तुमने समझ तो लिया वो? क्या डाल रहे तुम? ओहो, ये भी नहीं मिटने का भाई। ये तो नहीं मिटता, ये तो नहीं हटता। चलो देखो यहाँ पे, दिख रहा तुम्हें? ध्यान दो। देखो तिर्यक रेखाएं, एकांतर कोण एवं संगत कोण। ठीक है, तो कह रहा कि ऐसी तिरछी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हो। कह रहा कि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हो ऐसी तिरछी रेखा। ये बोला कि ऐसी तिरछी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा यानी कि स्लैंट लाइंस कहलाती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के बारे में, अल्टरनेट एंगल के बारे में बात की कि बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल 4 दिखाई दे रहा, एंगल 5 के क्या होगा? बराबर होगा। ये अभी बोला अंत एकांतर कोण है ना, लिखवाया था ना। और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, ये अंत एकांतर कोण है। बात समझ में आ रही? कौन सा कोण है? अंत एकांतर कोण है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये है अंत एकांतर कोण। ठीक है, अंत एकांतर कोण समझ में आ गया यहां तक? अब मैं अगर बात करूं, देखो एंगल 3 तो एंगल 6 के बराबर था, अंत एकांतर 4 5 के बराबर है अंत एकांतर। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 7 के बराबर हो जाएगा और 1 8 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि संगत कोण क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं जैसे एक किसके बराबर है? 6 के। एक बराबर किसके हो गया? 6 के। दो बराबर किसके हो गया? 5 के। देखो दो बराबर 5 की है क्या? जैसे मैंने बताया था लाइन से ऊपर लाइन से ऊपर, दो बराबर 5 के। 4 बराबर 7 के, लाइन से नीचे 4 बराबर 7 के। 3 बराबर 8 के, 3 बराबर 8 के। तो ये क्या कहलाया? संगत कोण। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? फिर मैंने तुम्हें बताया कि एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 होता है। एक ही ओर यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों कोणों का योगफल यानी कि 3 5 का योगफल क्या होगा? 180। 4 6 का योगफल क्या होगा? 180। ठीक है, तो एंगल 4 और 6, एंगल 4 और 6 का योगफल कितना? 180। और एंगल 3 5 का योगफल कितना हो गया? 180। ये सब चीज मैंने बताई अभी। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक? कोई डाउट है? चला आगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4।
एक्स के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। कह रहा कि ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। एक्स का वो ऐसा कौन सा मान है बताओ जल्दी, कि एक्स के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, बताओ। ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, यानी कि ये कहना चाह रहा कि जो ये बन जाएगी ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा होने का मतलब है 180 हो जाएगा योगफल, 180 हो जाएगा योगफल, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, 50 डिग्री आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो देखो, अगर x का कोई ऐसा मान है जिनका योगफल करने से 180 हो जाता है तो सबको जोड़ दो। 2x कितना, 4x, यहाँ पे 50 है, ये 30 है, माइनस के 20 आ गया, माइनस के 20 180 में जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। तो x का मान कितना हो गया 50, आंसर आ गया 50। आई नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। सिंपल इनको जोड़ के 180 के बराबर कर दो, क्योंकि सवाल में क्या लिखा कि एओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, और सरल रेखा का होने का मतलब तुम जानते ही हो 180 करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरल रेखा बन जाएगी, ए ओ बी पूरा 180 देगा फिर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोड़ के किसके बराबर करना है, 180 के बराबर करना है। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो 2x प्लस 2x 4x आ गया, 30 माइनस 50 माइनस के 20 होगा, जो कि उधर जाके 180 में जुड़ेगा, लेकिन वो 180 प्लस 20 200 हो जाएगा। तो x का मान कितना 50, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, पांचवा, दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है, तो दोनों के कोणों के मान क्या होंगे। तो पूरक कोण की बात कर रहा है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होगा, दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो पहले तो ये बताओ 25 और 35 का योगफल 90 बैठ रहा क्या, 60 बैठ रहा है, तो है कि नहीं। 5 और 5 10, 3 2 5 1 6, ये तो एक पूरा कोण हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। 45 55 100 बैठ रहा भाई, 90 तो नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं हो सकता। 35 और 45 कितना हो गया, 4 3 7 80, ये भी नहीं हो सकता। 3 ही काट दिए, एक तो पक्का होएगा, 50 और 40 90 है ना। और अंतर भी कितना है 10, अंतर भी कितना है 10 का, सेटिस्फाई कर गया। दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो दोनों कोणों के मान क्या होंगे, तो 50 40 हो गए, 90 भी हो गया, और अंतर भी 10 हो गया। तो बस ऑप्शन से ही एलिमिनेट करने इन सवालों को, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए बात को, बताओ कोई दिक्कत। चलो ये बताओ, यदि एंगल एक 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री, एंगल 4 45 डिग्री, एंगल 4 कितना 45 डिग्री, तो 2 और 3 के मान क्या होंगे। कह रहा कि 2 और 3 के मान क्या होंगे, तो बताओ 2 का मान 45 शीर्षाभिमुख कौन है ना, 3 का मान 135 शीर्षाभिमुख कौन है ना, तो 45 और 135 होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाओ तुम्हारे पेपर में, कर लोगे तुम, है कि नहीं, ऐसे ही आ जाओ बस। चलो सातवां देखो, बताओ। चलो मैं तुमसे पूछ रहा है, इस सवाल का आंसर क्या दोगे तुम। यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। तो क्या पूछ लिया, गलत बताना है, असत्य कथन पूछ रहा है। सी पक्का, ये तो हमने पढ़ लिया कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो सत्य बात है भाई, है ना। सत्य वचन की घड़ी में सत्य बात होगी। एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योगफल 180 होता है, ये भी हमने पढ़ा था अभी, है ना। संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी पढ़ा था। 3 तो सही हो गए, तो ये तो पक्का गलत ही होगा, तो ये आंसर हो गया। समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण संपूरक होते हैं, बताओ ऐसा कुछ है क्या कि ये दो कोण आपस में संपूरक ही हो गए, ये और ये, ऐसा जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भाई। समांतर रेखा पर तो और भी बन सकते हैं ना कोण, तो दो कोणों का योगफल संपूरक हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ठीक है ना। समांतर रेखा पर बने कोई भी दो कोण, कोई भी दो कोण संपूरक होंगे। ये वाला तो संपूरक होगा क्योंकि 180 बैठा का योगफल, लेकिन इसमें तो और भी बहुत सारे कोण बन जाएंगे भाई। मैंने समांतर रेखा खींच दी, इस पर कोई भी इस तरीके से कोण बना लो, कोई भी बना लो, तो जरूरी तो नहीं ये और ये 90 180 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी दो कोण नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, बात गलत होगी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब इसके हिसाब से असत्य बताना था। कोई डाउट तो नहीं किसी को,
समझ में आ गया? तो भाई ये वाला टॉपिक हो गया खत्म तुम्हारा। तो कल जो स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल के बाद व्रत, व्रत के बाद चतुर्भुज, फिर उसके बाद ये 2D तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर 3D के क्वेश्चन, फिर साथ में मर्ज करके प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। समझ में तो आ रहा होगा? चलो।